पति अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद भी दामिनी जी को सड़कों पर भीख मांगनी पड़ रही है, जबकि उनके दो दो बेटे कंपनी में अच्छे पद पर कार्य करते हैं। लेकिन बेटे बहू की वजह से ही उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है, क्योंकि वह अपने पिता के इलाज पर एक रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मजबूर होकर दामिनी जी को लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, लेकिन भीख मांग कर भी उतने रुपए नहीं जुटा पा रही थी जितने उनके पति के इलाज के लिए जरूरी थे। दामिनी जी आंखों में आंसू लिए लोगों के आगे आंचल फैलाकर भीख मांग रही थी। कोई उन्हें 10 रुपए देता तो कोई 20 देता, तो कोई उनकी हालत पर बेशर्म की तरह हंसकर मजाक बनाता। कई कई घंटे तक लोगों के सामने भीख मांगने के बाद भी उन्होंने अपनी झोली उतार कर पैसे गिने तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने देखा अभी भी पैसे पूरे नहीं हुए हैं। तभी उनके पास अचानक से कार आकर रुकी तो दामिनी जी उस कार में बैठी महिला से बोली, जो महंगी ड्रेस और आंखों पर काला चश्मा पहने हुई थी, मैडम तुम्हारी कार साफ कर दूं? तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? चल हट बुढ़िया, न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखमंगे। उनसे दामिनी जी को कार की खिड़की से ही धक्का देते हुए कहा। तभी एक महिला ने उन्हें वहां जाकर दामिनी जी को गिरने से संभाल दिया और उस महिला को कार से बाहर खींचकर एक तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया और गुस्से में आकर बोली, बुजुर्गों से कैसे पेश आते हैं तुम्हें पता नहीं है क्या? सारी तमीज़ भूल गई हो या माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया? ए लेडी। जैसे ही दामिनी जी के कानों में यह आवाज़ पड़ी तो उन्होंने देखा कि वह तो उनका बड़ा बेटा और बहू है। बहू तो ऐसी थी वह पहचान ही नहीं पाई थी। दामिनी जी को देखते ही बेटा झट से गाड़ी स्टार्ट करके जाने लगा। दामिनी जी बेटे की गाड़ी का दरवाज़ा पीटती रही। सुन तो बेटा, मेरी बात सुन ले, अपने उस जन्मदाता को बचा लो। बेटा मैं तेरे आगे भीख मांगती हूँ। लेकिन माँ की बात सुनना तो दूर, उनकी तरफ देखा तक नहीं और तुरंत वहाँ से तेज़ रफ्तार में निकल गया। मैं महिला बोली, बहन जी आप ठीक तो हैं ना? क्या हुआ है आपके पति को? मुझे बताइए। देखिए मैं एक महिला संगठन से हूँ और सामाजिक सेवा करती हूँ, तो आप मुझे सब कुछ बता सकती हैं। दामिनी जी उस महिला के गले लगकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। बहन जी मेरे पति को बचा लीजिए, कहते कहते अतीत में चली गईं। देखिए बहन जी, आप जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कीजिए, वरना आपके पति को बचाना मुश्किल हो जाएगा। दामिनी जी बोली, डॉक्टर साहब शुभ शुभ बोलिए, ऐसा मत कहिए। मेरे पति के सिवा मेरा ही दुनिया में कोई नहीं है। माँ जी देखिए, इस वक्त इनका टाइम से ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दामिनी जी की आंखें गीली हो चुकी थी। दामिनी जी भागते हुए छोटे बेटे के घर पहुंची, जहां बेटा बहू पहले से ही रोज़ की तरह टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पिता वहां अस्पताल में 2 दिनों से भर्ती है, लेकिन जैसे उन्हें कोई सुध ही नहीं थी। दामिनी जी को देख बहू का माथा ठनका और वह बोली, क्या आप लेने आई हैं? बुढ़िया, कम से कम खाना तो आराम से खाने दिया कर। दामिनी जी बेटे के पैरों में गिर गई और बोली, बेटा अगर तेरे थोड़े से पैसे देने से मेरे पति की जान बच सकती है तो इसमें क्या हर्ज है? क्या तुम अपने पिता के लिए इतना भी नहीं कर सकते? वह तो अपने खून पसीने की कमाई तुम पर खर्च करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, और आज तुम अपने पिता की जान बचाने के लिए पैसे भी नहीं दे सकते क्या? छोटी बहू भड़कते हुए बोली, बुढ़िया
पैसों का खजाना नहीं छोड़ गया है तेरा पति। और यह फिल्मी डायलॉग बोलना बंद कर, अब निकल जा यहाँ से। दामिनी जी फिर से बेटे से गिड़गिड़ाते हुए बोली, बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तेरी पाई पाई चुका दूंगी, पर अपने पिता को बचा लो। लेकिन बेटे ने माँ की एक नहीं सुनी, पत्थर की मूरत बनकर बस चुपचाप खाना खाता रहा। लगता है बुढ़िया तू ऐसे नहीं मानेगी। छोटी बहू ने दामिनी जी का हाथ पकड़ा और उनके हाथ में कटोरा दिया और गले में भिखारी की तरह झोली डालकर बोली, बहुत बड़ी दुनिया है बुढ़िया, अगर लोगों से जाकर भीख मांगेगी तो तेरे पति का इलाज आराम से हो जाएगा। कहते कहते वह हा हा करके हंसने लगी। बहू की बातें सुनकर दामिनी जी रोने लगी। महिला संगठन की वह महिला दामिनी जी को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंची और उनके पति का इलाज शुरू करवाया। बहन जी आप चिंता मत कीजिए, आपके पति बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपके बेटे बहू ने जो आपके साथ सलूक किया है उसकी सज़ा उनको ज़रूर मिलनी चाहिए। आप मुझे अपनी पूरी बात बताइए ताकि मैं उनके खिलाफ पूरा एक्शन ले सकूं। दामिनी जी बताते बताते एक बार फिर से अपने अतीत में खो गई। बेटा गौरव एक मिनट मेरी बात तो सुनो, यह देखो ना तुम्हारे बाबूजी के चश्मे की क्या हालत हो गई है। एक तो यह इतना पुराना है, ऊपर से टूट भी गया है। तुम तो अपने बाबूजी का स्वभाव जानते हो, वह तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। आज तक उन्होंने अपने लिए कुछ कहा है जो आज कहेंगे? जीवन भर तो तुम लोगों के लिए ही करते रहे और उसी में उन्हें खुशी मिलती थी। यह बात तुम लोग अभी नहीं समझोगे, जब तुम्हारे बच्चे कुछ बड़े हो जाएं तब तुम्हें यह बात समझ में आएगी। बेटा मैं जानती हूँ उन्हें देखने में बहुत परेशानी हो रही होगी, पर वह बोलेंगे नहीं। दामिनी जी अपने बेटे से कहती हैं। गौरव बोला, माँ क्या बाबूजी की वकील बनकर आई हो? और अभी पापा भैया के घर से 1 हफ्ते पहले ही आए हैं। क्या वहाँ यह चश्मा पुराना नहीं हुआ था? क्या वहाँ टूटा नहीं था? आपने भैया से क्यों नहीं कहा? उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पर हर खर्चा आप हमारे ही सर पर आकर क्यों सुनाती हो? मैं क्या आपका बेटा नहीं हूँ? क्या मुझे कहीं से उठाकर लाई थी? दामिनी जी की आंखें भर आईं। वह बोली, हे भगवान, बेटे ये कैसी बातें कर रहे हो? 9 महीने अपनी कोख में तुझे पाला और आज तुम मुझे पर ऐसा आरोप लगा रहे हो। मैं तो बस तुम्हारे बाबूजी के लिए परेशान हूँ। तभी गौरव की पत्नी रागिनी आकर बोली, हाँ हाँ आपको अपने पति और बड़े बेटे की चिंता है, पर इस बेटे की आपको कोई चिंता ही नहीं है। हम क्या डकैती करते हैं जो हमारे पास इतने पैसे होंगे? जो आप बोलोगे और हम खर्च कर देंगे। और पिताजी की अगर इतनी चिंता है तो अंधे की लाठी बन जाइए आप। मैं तो कहती हूँ उनके साथ आप सुबह सुबह घर से निकल जाया कीजिए। हो सकता है किसी राह चलते को आप पर दया आ जाए और कुछ मदद ही कर दें। दामिनी जी बोली, बहू यह कैसी बातें कर रही हो? क्या हम भिखारी हैं? और जब मेरे 2 बेटे कमाने वाले हैं तो मैं दूसरों से क्यों मदद लूँगी? गौरव बोला, काहे का बेटा, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। यहाँ आप लोग रह रहे हो, खाने पीने को मिल रहा है, इतना ही बहुत है। इतना कहकर गौरव और रागिनी वहाँ से चले गए। तभी दरवाजे के अंदर दामिनी जी के पति प्यारे लाल जी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। दामिनी जी बोली, गौरव के पिताजी जरा संभल कर, आगे सीढ़ियाँ हैं। प्यारे लाल जी बोले, दामिनी जरा मुझे हाथ तो देना, अब तो बिना चश्मे के दिखना भी बंद हो गया है। दामिनी जी ने अपना हाथ बढ़ाया और प्यारे लाल जी को बरामदे तक ले आई और दोनों वहीं बैठ गए। दामिनी जी बोली, मैंने आपको वरुण के पास ही बोला था कि उससे
कहकर एक नया चश्मा बनवा लो, पर आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। आप जानते हैं बच्चे अब हमारी नहीं सुनते हैं, उनके लिए हमें बोझ हो गए हैं। प्यारे लाल जी हंसते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है मैंने वरुण से नहीं कहा होगा? वरुण ने मुझसे कहा कि जाकर बहू से पैसे मांग लीजिए। उसके बाद बहू ने जो मुझसे कहा दामिनी जी मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। कहते कहते प्यारे लाल जी की आंखों में आंसू आ गए और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और बेबस महसूस कर रहे थे। दामिनी जी जिस भी बहू के साथ रहती थी वहाँ घर के सारे कामकाज करती थी तो खाना पीना मिल जाता था। प्यारे लाल जी रात का खाना खाकर सो गए, पर दामिनी जी की आंखों में नींद नहीं थी। उन्हें अपने पति की चिंता हो रही थी कि वह घर से हर रोज़ सुबह निकल जाते हैं, कहीं कोई दुर्घटना ना घट जाए। दामिनी याद करने लगी कि कैसे दोनों बेटों की नौकरी करने के बाद प्यारे लाल जी ने अपने पैसों से उन दोनों को घर खरीद कर दिया था। यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई के लिए भी वह अक्सर प्यारे लाल जी से पैसों की मदद लेते रहते थे। गांव की ज़मीन और घर दोनों बेटों ने अपनी मर्जी से दूसरे किसानों को दे रखी थी। प्यारे लाल जी के हाथों में तो पेंशन के अलावा कुछ आता भी नहीं था। कम दिखने की वजह से दोनों बेटे पेंशन भी खुद ही ले आते थे और अपने हिसाब से खर्च भी कर देते थे। खुद के पैसे होते हुए भी बेचारे दोनों दंपति अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाते थे, जिन्हें कभी उन लोगों ने खाली हाथ नहीं रखा था। रोजाना की तरह अगले दिन प्यारे लाल जी अपने दोस्तों के साथ बैठने के लिए पार्क में चले गए। अभी 2-4 मिनट ही हुए होंगे कि बहुत जोर से धमाके की आवाज़ आई। दामिनी जी एक पल को डर गईं और बोली, ना जाने यह मोटरसाइकिल चलाने वाले अपने दाएं बाएं देखते ही नहीं, बेचारा जिसे चोट आई होगी कितना दर्द हो रहा होगा। दामिनी जी घर के काम में लगी रही कि तभी घर के फ़ोन पर घंटी बजी। रागिनी ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से किसी ने बताया कि आपके ससुर का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें बहुत चोटें आई हैं, हम उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं, आप तुरंत वहां पहुंच जाइए। रागिनी ने फ़ोन नीचे रखते हुए कहा, हे भगवान, अब यह क्या मुसीबत है। बैठे बैठे इन बुड्ढों की वजह से हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा है। अगर एक्सीडेंट ही होना था तो 2 दिन बाद हो जाता। आज 29 तारीख है, 2 दिन बाद वह जेठ जी के पास चले जाते तो कम से कम हमारा एक खर्चा तो बच जाता। दामिनी जी बोली, क्या हुआ बहू, किसका फ़ोन था? रागिनी बोली, किसका फ़ोन होगा, आपके पति देव को जो घूमने की बीमारी लगी है उसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया है। यह एक्सीडेंट 2-3 दिन बाद नहीं हो सकता था क्या? दामिनी जी रोने लगी। बहू ये क्या कह रही हो, मुझे अभी के अभी अस्पताल ले चलो, ना जाने उनकी क्या हालत हो रही होगी, पता नहीं उनकी कितनी चोटें आई होंगी। रागिनी बोली, अरे ठहर जाइए, अभी मैंने चाय भी नहीं पी है और वैसे भी वह आधे घंटे में मर नहीं जाएंगे। रास्ते के लोग उन्हें उठाकर अस्पताल पहुंचा चुके हैं। बेचारी दामिनी जी आधे घंटे तक रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती रही, तब जाकर रागिनी उन्हें अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा उन्हें बहुत चोट आई है और अंदर ब्लीडिंग हो गई है, तो जल्दी ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। बेहतर होगा आप आधे पैसे पहले जमा कर दीजिए ताकि हम उनका इलाज शुरू कर सकें। रागिनी ने तुरंत गौरव को फ़ोन करके बुलाया। गौरव आते ही बोला, क्या ज़रूरत है स्पेशल वार्ड में रखने की, आप इन्हें जनरल वार्ड में रखिए। मैं तो कहता हूँ किसी सरकारी अस्पताल में ले चलते हैं, वहाँ कम पैसे में इलाज हो जाएगा।
डॉक्टर ने कहा, इतना वक्त नहीं है, अगर अभी ऑपरेशन नहीं करवाना है तो 2 दिन बाद करवा दीजिए। ब्रेन का इलाज अभी शुरू करना होगा। आप इन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं तो हम उनके बचने की गारंटी नहीं लेंगे। दामिनी जी बेटे के पैरों में गिर पड़ी और बोली, नहीं नहीं बेटा, यह रिस्क मत लो, अपने पिताजी का यहीं इलाज करा लो। गौरव बोला, इतना आसान नहीं है, ठहरो, मैं भैया को फ़ोन करके बुलाता हूँ, उन्हें भी खर्च करना होगा, वरना मैं एक पैसा खर्च नहीं करूँगा। गौरव ने भैया को फ़ोन किया। भाई ने बहाना बना दिया तो गौरव बोला, माँ अभी फ़िलहाल मैं इतना ही कर सकता हूँ कि मैं उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट करा दूँगा। ऑपरेशन तो 2-4 दिन बाद भी हो सकता है, शायद तब तक पिताजी ठीक हो जाएं, और वैसे भी 2 दिन बाद आपको भैया भाभी के पास जाना तो है, तो 2 दिन बाद का खर्चा वही उठाएंगे। इतना कहकर गौरव बिना पैसे जमा करवाए वहाँ से चला गया। अस्पताल में बैठे लोग कहने लगे, कैसा निर्मोही बेटा है, जिस माँ बाप ने पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, आज उसी बेटे के पास अपने बाप के लिए कुछ पैसे नहीं हैं। वहीं बैठी एक महिला बोली, अभी जो इसकी बीबी कह देती कि मुझे अमेरिका घुमाने ले चलो, तो यही आदमी खुद को बेचकर बीबी को घुमाने ले जाएगा, पर अपने मरते बाप को नहीं बचाएगा। हे भगवान, ऐसी औलाद से तो बेहतर होगा कि औलाद ही ना हो। दामिनी जी अपने आसपास राह चलते लोगों से आंचल फैलाकर मदद मांग रही थी। कोई 10 देता तो कोई 20। तभी वहाँ एक वृद्ध महिला आई और बोली, बहन जी, इस मदद से आपके पति ठीक नहीं हो पाएंगे, आप अपने बेटे से अपना अधिकार वापस क्यों नहीं मांगती? दामिनी जी बोली, उन लोगों ने तो मदद करने से ही इनकार कर दिया, अब मैं इन्हें कैसे बचाऊं? महिला ने अपना परिचय दिया कि मैं एक सेंटर चलाती हूँ, मैं खुद ही ऐसी परिस्थिति को भुगत चुकी हूँ, पर मैंने अपने बेटे को ऐसा सबक सिखाया कि उसके होश ठिकाने आ गए। तो अब आपकी बारी है। दामिनी जी ने और सब कुछ बताया। तब वह महिला बोली, अब आपने उन लोगों के लिए इतना कुछ किया तो अब उन्हें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। चलिए मैं इसका उपाय बताती हूँ। महिला ने संगठन की तरफ से पहले कुछ पैसे दामिनी जी को दिलवाए और प्यारे लाल जी का इलाज शुरू किया। बाद में उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर उनके बेटों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। दामिनी जी ने पुलिस को बताया कि दोनों बेटों का घर हमारे नाम पर ही खरीदा गया था ताकि उन्हें लोन आसानी से मिल सके, और उस लोन को चुकता करने के लिए मेरे पति ने अपनी पेंशन तक दे दी थी। दामिनी जी एक बार फिर अपने दोनों बेटों से बोली कि मैं एक आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ, क्या तुम अपने पिता के इलाज के लिए मेरी मदद करोगे या नहीं? दोनों बहुएं, जिनमें आज तक बनती नहीं थी, आज एक छत के नीचे आ गईं और दोनों ने साफ साफ इनकार कर दिया। बड़ी बहू पूजा बोली, रागिनी, अगर आज हम झुक जाएंगे तो यह बला कभी दूर नहीं होगी। आज अच्छा है, इसी बहाने बुढ़ा मर जाएगा और बुढ़िया को वृद्धा आश्रम छोड़ आएंगे। और दोनों हंसने लगी। दोनों बेटे बहू बात करते समय एक हो गए। दामिनी जी ने अपने सभी रिश्तेदारों और आस पड़ोस के सभी लोगों को अपने बेटे बहू की करतूत बताई। चारों तरफ थू थू होने लगी और इधर पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और पिता के इलाज के लिए खर्च देने की बात की। हर तरफ से बदनामी होने लगी तो दोनों बेटों ने आपस में खर्च बांट लिया और प्यारे लाल जी का ऑपरेशन हुआ। एक रोज़ बेटे अस्पताल आए और बोले, हमारी इज्जत उछाल कर अब बहुत खुश हो रही हैं, पर अब देखते हैं आपकी मदद कौन करेगा। यहाँ से पिताजी को लेकर किसी वृद्धाश्रम या चौराहे पर चली जाना, पर हमारे घर कभी मत आना। दामिनी जी ने कहा, वह घर तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा है
और तुम कौन होते हो हमारे घर से निकालने वाले? मैं कहती हूँ हमारे घर को अभी के अभी खाली करो। गौरव ठहाका मारकर हंसने लगा। माँ, चोट पिताजी को लगी है और असर तुम्हारे दिमाग पर हो रहा है या फिर पी रखी है आपने? अब घर तो खाली नहीं होगा। तभी उनके सगे संबंधी उनसे मिलने आए और दोनों बेटों को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि हम तुम्हें समाज से बेदखल कर देंगे अगर तुम लोगों ने इनका घर खाली नहीं किया। तो दामिनी जी इतने पर भी नहीं रुकी। उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस से मदद मांगी और इंस्पेक्टर के साथ जाकर घर के कागजात को निकलवाए और दिखाया। दोनों बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई कि जो माँ चुपचाप गाय बनकर बैठी रहती थी आज इस रूप में कैसे। कुछ दिन बाद प्यारे लाल जी को होश आया। जब उनकी स्थिति ठीक थी तब दामिनी जी ने उन्हें सारी बात बताई। प्यारे लाल जी बोले, दामिनी तुम बहुत साहसी हो। जो कदम तुमने उठाना चाहिए था आज तुमने उठाया, पर चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिन बच्चों के लिए हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आज मैं जिंदा हूँ तब उन्होंने तुम्हारे साथ इतना अत्याचार किया। कल को अगर नहीं रहूँगा तब तो वे तुम्हें सड़क पर फेंक देंगे। तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। दामिनी जी बोली, सुनो जी, अब आपको मैं अपने बच्चों के पिता के नाम से नहीं पुकारा करूँगी। अब आप बस मेरे पति हैं। जो कुछ हमने अपने बच्चों को दिया था अब हम उनसे वापस लेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे उस लायक नहीं हैं। उन लोगों ने मेरे पति को मरने के लिए छोड़ दिया। अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा, सब कुछ वापस लूँगा। कुछ रोज बाद दामिनी जी पति को लेकर वृद्धाश्रम चली गईं और फिर वहां से पुलिस को बताया कि मेरे बच्चों ने मेरा घर अभी तक खाली नहीं किया है। कोर्ट की तरफ से दोनों बेटों को नोटिस दिया था पर उन्होंने घर खाली नहीं किया। तो पुलिस उनके घर पर आ गई और उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी की और दोनों का सामान निकालकर घर से बाहर फेंक दिया। दोनों बेटे बहू माँ बाप के पास पहुँचे और बच्चों की दुहाई देने लगे। दामिनी जी बोली, बहू याद है तुम्हें? मैं भी रो रो कर अपने पति के जीवन के लिए तुम लोगों से भीख मांग रही थी, पर वह मेरी भूल थी। अरे जो बच्चे उन्हें एक चश्मा खरीद कर नहीं दे पाए वह पिता के इलाज के लिए पैसे खर्च करेंगे? जाओ जाओ और अपने यह मगरमच्छ के आंसू कहीं और बहाओ। दोनों बेटे बहू हैरानी से माता पिता को देखते रह गए। दामिनी जी प्यारे लाल जी को सहारा देकर बोले, चलिए जी अपने घर चलते हैं। वह हमारे पैसों का घर है, उस घर पर बस हमारा अधिकार होगा और हमारे मरने के बाद उन माँ बाप के काम आएगा जिनकी औलाद ऐसी होती है। अपने घर के ऊपर के हिस्से को दामिनी जी ने किराए पर दे दिया। उन पैसों से अपने घर के लिए 2 कामवाली रख ली। पेंशन प्यारे लाल जी के हाथों में आती तो दोनों का जीवन यापन बड़े अच्छे से होने लगा। अब दामिनी जी महिला संगठन से जुड़ने लगी और वृद्ध माता पिता को यह संदेश देने लगी कि जो बच्चे मरते हुए माता पिता के ना हुए वह समाज के या किसी और के क्या हो पाएंगे। जब बच्चे कमाने लायक हैं तो कभी उन पर बड़ी रकम खर्च ना करें, क्योंकि जो बच्चे आज आपके काम ना आए वह कल क्या आएंगे। अपने और अपने पति के बारे में सोचिए। बहुत फ़र्ज निभा लिया अपने माता पिता होने का, अब एक दूसरे के लिए फ़र्ज निभाओ। दामिनी जी की बातें घर घर में गूंजने लगी और बूढ़े दंपति उनकी बातों से प्रभावित होने लगे। देखते ही देखते दामिनी जी बहुत प्रसिद्ध हो गईं। अब वह अपना पूरा समय समाज और पति के लिए व्यतीत करती थी, क्योंकि अब वह दुनियादारी के मोह से ऊपर उठ चुकी थी। बच्चों की दी गई चोट ने उन्हें ऐसा सबक सिखा दिया था कि अब नहीं चाहती कि किसी और माता पिता को ऐसी तकलीफ हो। दामिनी जी को सरकार की तरफ से कई सम्मान भी प्राप्त हुए,
क्योंकि इतनी बूढ़ी होती हुई भी समाज के लिए एक मिसाल बनी हुई थी। और जो सम्मान की धनराशि मिली उसको उन्होंने बुजुर्ग और अनाथ बच्चों के भविष्य को संवारने में लगा दिया। दामिनी जी और प्यारे लाल जी को अब अपने बेटे बहू से कोई वास्ता नहीं था और वह उन्हें अपना नहीं मानते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी वसीयत में यह भी लिखा कि उनकी ज़मीन जायदाद पर उनका कोई अधिकार नहीं है, ना ही मृत्यु के बाद उनका क्रियाकर्म करने का। तो दोस्तों, दामिनी जी ने अपने पति को बचाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुंचती रहें।